नमस्कार दोस्तों, आपका शिक्षाविद सीताराम यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। तो चलिए आगे है वो नेक्स्ट देखते हैं कि सभी अम्लों एवं क्षारकों में क्या क्या है, वो सिमिलरिटी है, समानताएं हैं। अनुभाग 2.1 में हमने देखा कि सभी अम्लों के समान रासायनिक गुणधर्म होते हैं। जितने भी अम्ल होते हैं उन सभी अम्लों के जो गुणधर्म है वो कैसे होते हैं, रासायनिक गुणधर्म समान होते हैं। उसके बाद है गुणधर्मों में समानता क्यों होती है। हमने क्रियाकलाप 2.3 में देखा कि धातु के साथ अभिक्रिया करने पर सभी अम्ल हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं। यानी हमने पहले वाले वीडियो में पढ़ा था कि धातु है वो अम्ल के साथ यदि अभिक्रिया करता है तो कौन सी गैस का उत्सर्जन करता है, हाइड्रोजन गैस का उत्सर्जन करता है। तो ये क्वेश्चन है वो बन सकता है कि धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया कर कौन सी गैस का उत्सर्जन करता है। नेक्स्ट है वो है कि इससे पता चलता है कि सभी अम्लों में हाइड्रोजन होता है, यानी हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित करते हैं ना धातु अम्लों के साथ। तो इससे हम ये मान सकते हैं कि सारे अम्ल है वो किससे मिलकर बने हैं, हाइड्रोजन से मिलकर बने हैं। आइए क्रियाकलाप के माध्यम से हम जांच करें कि क्या हाइड्रोजन युक्त सभी यौगिक क्या होते हैं, अम्लीय होते हैं क्या। तो इसके लिए जैसे देखो अपने को दिया गया है कि क्रियाकलाप 2.8 ग्लूकोज है, एल्कोहल है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, सल्फ्यूरिक अम्ल है आदि का विलयन लीजिए और एक कारक पर 2 कीले लगाकर कारक को 10 ml के बिक्कर में अपने को रखना है। आगे नेक्स्ट है कि जैसे मान लो ये दिखा दिया अपने को कि चित्र 2.3 के अनुसार किलो को चित्र 2.3 के अनुसार किलो को 6 वोल्ट की एक बैटरी के दोनों टर्मिनलों के साथ बल्ब तथा स्विच के मध्य से जोड़ दीजिए, जैसा कि हमें इस डायग्राम के अंदर देखने को मिल रहा है। ये डायग्राम है। इस डायग्राम में क्या है कि ये एक कोरक है, यानी एक रबड़ का कोरक है, यानी रबड़ का एक टुकड़ा मान लो। इस प्रकार से ये रबड़ का बना हुआ है। इसमें ये 2 कीले लगाई और इन दोनों किलो को बैटरी के से जोड़ दिया। कितने वोल्ट की बैटरी है, 6 वोल्ट की बैटरी है। यहाँ एक बल्ब लगा दिया। ये जो है ये स्विच का काम करता है, यानी इसे कुंजी भी हम कह सकते हैं, स्विच के रूप में काम करेगा। यदि इसके अंदर कुंजी लगा देते हैं, जैसे ये डॉट अगर लिख दिया तब तो ये परिपथ पूर्ण है। अगर कुंजी निकाल दी यानी बटन बंद, हम है वो इससे समझ सकते हैं। तो ये एक रबड़ का कोरक ले लिया, इससे 2 कीले लगा दी इस पे और इन किलो को बैटरी की सहायता से जोड़ दिया। और सॉल्यूशन कैसा लिया हमने, तनुकृत अम्लीय विलयन है वो लिया है, तनुकृत अम्लीय विलयन लिया है। तो आगे है वो है एक बीकर में थोड़ा तनु हाइड्रोक्लोरिक डालकर विद्युत धारा प्रवाहित कीजिए, जैसा इस डायग्राम में हमें दिखाया गया है। इसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिला दिया, रबड़ ये 2 कीले हैं वो लगा दिया, किला बैटरी से इसे जोड़ दिया। इसी क्रिया को तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ, पहले हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ, फिर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ आपने क्या परीक्षण किया। इन परीक्षणों को ग्लूकोज एवं एल्कोहल के विलयन के साथ भी आप अलग अलग दोहराइए। अब आपने क्या परीक्षण किया, बल्ब क्या प्रत्येक स्थिति में जलता है। देखिए दोस्तों इसके अंदर होता क्या है, इसके अंदर जो भी हमने मान लो सॉल्यूशन लिया है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का विलयन लिया है और उसमें ये रबड़ का कोरक रखा है, तो ये जो विलयन है वो हाइड्रोजन प्लस और क्लोरीन ऋणायन के रूप में है, वो टूट जाता है या अपघटित हो जाता है। तो इसके अंदर ये आयनित हो जाते हैं, ऐसा भी हम कह सकते हैं। तो आगे देखिएगा, अम्ल की स्थिति में बल्ब है वो जलने लगते हैं। बिल्कुल ये बल्ब है जैसे पीले कलर का दिखा दिया, इसका मतलब ये बल्ब है वो क्या कर रहा है, जल रहा है, जैसा कि चित्र 2.3 में दिखाया गया। परंतु आप यह देखेंगे कि ग्लूकोज एल्कोहल का विलयन विद्युत का चालन नहीं करता। ये भी आप ध्यान रखिएगा, ग्लूकोज और एल्कोहल विद्युत के क्या होते हैं, कुचालक होते हैं, अर्थात यह विद्युत का चालन नहीं करते हैं। ग्लूकोज और एल्कोहल विद्युत का चालन नहीं करते हैं, जबकि अम्ल है वो विद्युत का चालन करेंगे। बल्ब के जलने से यह पता चलता है कि इस विलयन से विद्युत का प्रवाह हो रहा है। यदि बल्ब तभी जलेगा जब विद्युत प्रवाहित हो रही होगी, वरना तो नहीं जलेगा। अम्लीय विलयन में विद्युत धारा का प्रवाह है अम्ल में उपस्थित इन्हीं आयनों द्वारा होता है। यानी विद्युत धारा का प्रवाह है वो किसके द्वारा होता है, विद्युत धारा का प्रवाह है अम्ल में उपस्थित इन आयनों के द्वारा होता है। कौन से आयन, जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है वो किस में टूट जाएगा,
H+ और Cl- में टूट जाएगा, जैसा इस डायग्राम में हमें दिखाया गया है। अम्लों में धनायन यानी H+ और ऋणायन कोई भी हो सकता है, जैसे Cl- है ना, और HNO3 में H+ होगा और NO3- में होगा। उसी प्रकार जो ये CH3COOH है, तो ये CH3COO- में होगा और H है वो प्लस में टूट जाएगा। और सल्फ्यूरिक अम्ल में H2SO4 के अंदर है वो H हाइड्रोजन है वो तो धनायन में हो गया, और SO4 2- होते हैं, यानी ये इस रूप में जब विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो ये अम्ल है वो वियोजित हो जाते हैं, या हम ऐसा कह सकते हैं आयनित हो जाते हैं। चूंकि चूंकि अम्ल में उपस्थित चूंकि अम्ल में उपस्थित धनायन है, इससे ज्ञात होता है कि अम्ल विलयन में हाइड्रोजन आयन उत्पन्न होता है। इससे हमें पता चलता है कि अम्ल विलयन में हाइड्रोजन आयन उत्पन्न होता है, तथा इसी के कारण इनका गुणधर्म है वो अम्लीय होता है। इसी के कारण इनका गुणधर्म कैसा होता है? अम्लीय होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आदि जैसे क्षारकों का उपयोग करके क्रियाकलाप को दोहराइए। इस क्रियाकलाप के परिणामों से आपका क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं? देखिए दोस्तों, इसमें मैं आपको वापस है वो एक बार बता देता हूँ। जैसे मान लो ये है, इस प्रकार का है, वो हमने क्या ले लिया, बीकर ले लिया, और इस बीकर के अंदर ये जो सॉल्यूशन डाला है वो मान लो कोई अम्ल है, और इसके अंदर हमने कोरक रख दिया, उस कोरक के ऊपर 2 कीले लगा दिए, और कीले लगा के हम इसे बैटरी के धन सिरे, ऋण सिरे और बल्ब से ऐसे है इस प्रकार है वो दिखा देते हैं, इस प्रकार है वो जोड़ देते हैं। ऐसे ये बैटरी लगा दी, एक तरफ बैटरी का धन सिरा और ऋण सिरा, और विद्युत प्रवाह है बैटरी के धन सिरे से ऋण सिरे की ओर होता है। तो इसके अंदर जो अम्ल होगा वो क्या होगा, आयनित हो जाएगा, अर्थात हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है तो वो H+ आयन और Cl ऋणायन के अंदर है वो आयनित हो जाता है। तो इसी प्रकार अम्ल विलयन में हाइड्रोजन आयन उपस्थित होता है, उस कारण उस पदार्थ में अम्लीय होने का गुणधर्म है वो पाया जाता है। तो देखिए आगे है वो देखते हैं कि जलीय विलयन में अम्ल या क्षारक क्या होता है। जलीय विलयन में अम्ल या क्षारक का क्या होता है? तो आगे है, क्या अम्ल केवल जलीय विलयन में ही आयन आयन उत्पन्न करते हैं? आइए इसकी जांच करें। तो सबसे पहले हम देखेंगे ये, इससे पहले हम ये पढ़ लेते हैं क्रियाकलाप। ये क्रियाकलाप 2.9 कहता है कि एक स्वच्छ एवं शुष्क परख नली में लगभग 1 ग्राम ठोस नमक यानी NaCl या सोडियम क्लोराइड लीजिए। चित्र 2.4 के अनुसार उपकरण व्यवस्थित कीजिए, जैसा हमें इसके अंदर दिखाया गया है इस प्रकार हमें व्यवस्थित करना है। परख नली में कुछ मात्रा में सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल डालना है, यानी H2SO4 डालना है। आपने यह परीक्षण किया, क्या निकास नली से कोई गैस बाहर निकल रही है? यानी ये देखिए, नमक ले लिया, पानी ले लिया, और इसमें क्या डाल दिया, इस ड्रॉपर की सहायता से H2SO4 डाल दिया, और इस परख नली को किससे पकड़ लिया, चिमटे से पकड़ लिया। तो क्या इससे ये जो निकास नली लगा रखी है यहाँ कोरक के टुकड़े में फंसा के, क्या इस नली से कोई गैस है वो बाहर निकलती है? क्या इस प्रकार उत्सर्जन गैस की सूखे तथा नीले लिटमस पत्र द्वारा जांच करिए। यहाँ लिटमस पत्र जैसे ये लगा रखा है, इसके द्वारा हमें जांच करनी है क्या यहाँ से कोई गैस निकलती है। किस स्थिति में लिटमस रंग का रंग ये पता कैसे चलेगा? तो ये लिटमस रंग जो पत्र है उसका रंग है वो चेंज हो जाएगा। उपरोक्त क्रियाकलाप के आधार पर आप निम्न के अम्लीय गुण के बारे में क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं? शुष्क HCl और HCl विलयन। उसके बाद है अध्यापकों, ये मतलब सावधानी के बारे में लिया गया है कि यदि जलवायु अत्यधिक आर्द्र हो, मतलब ज़्यादा उसमें क्या हो, नमी हो, तो गैस को शुष्क करने के लिए आपको कैल्शियम क्लोराइड वाली शुष्क नली में गैस प्रवाहित करना होगा। तो देखिए दोस्तों, इसको हम समझ लेते हैं। ये परख नली है, इस परख नली के अंदर NaCl यानी नमक डाल दिया, और नमक के साथ पानी डाल दिया, यानी घुला हुआ नमक या नमक का जलीय विलयन ले लिया, और फिर इसमें ड्रॉपर की सहायता से क्या डालते हैं, सांद्र सल्फ्यूरिक एसिड डालते हैं, और इसको फिर कोरक ऊपर लगा देते हैं, और ऐसे निकास नली की सहायता से हम इस निकास नली के आगे है लिटमस पत्र लगा लेते हैं, ताकि हमें पता चले कि कौन सी गैस है वो इससे उत्सर्जित हो रही है, और इसे चिमटे के द्वारा पकड़ना है। नेक्स्ट है वो है आगे आपके कि इस प्रयोग से यह स्पष्ट होता है कि जल की उपस्थिति में, इस प्रयोग से यह स्पष्ट होता है कि जल की उपस्थिति में हाइड्रोक्लोरिक में हाइड्रोजन आयन उत्पन्न होते हैं। जल की अनुपस्थिति में हाइड्रोक्लोरिक अणुओं से हाइड्रोजन आयन है वो पृथक नहीं हो सकते। यानी यदि जल की उपस्थिति है तभी ये अम्ल है वो हाइड्रोजन आयन का में
ये हाइड्रोजन आयन के रूप में आयनित होते हैं। यदि इस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में पानी की उपस्थिति नहीं है तो ये हाइड्रोजन आयन है, वो हाइड्रोजन आयन के रूप में पृथक नहीं होते। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है वो हाइड्रोजन आयन में पृथक नहीं होते। देखिए दोस्तों, वापस इसको समझिएगा कि इस प्रयोग से यह स्पष्ट होता है, यदि जल होगा ना अम्ल के साथ तभी यह हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करेगा। यदि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ जल अनुपस्थित नहीं होगा तब ये आयन के रूप में पृथक है, वो नहीं हो सकता। जैसे इसके अंदर हमें एक समीकरण के द्वारा है वो दिखाया गया है, ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पानी है तभी ये हाइड्रोजन आयन और क्लोरीन आयन के रूप में है वो आयनित होता है, वरना नहीं होता अगर पानी की अनुपस्थिति हो तो। हाइड्रोजन आयन स्वतंत्र रूप में नहीं रह सकते, लेकिन ये जल के अणुओं के साथ मिलकर रह सकते हैं। इसलिए हाइड्रोजन आयन को सदैव हाइड्रोजन H+ या हाइड्रोनियम आयन से दर्शाना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट बात है। हाइड्रोजन आयन है ना, उसे चाहे आप H+ से दिखा दो या फिर हाइड्रोनियम आयन यानी H3O+ से दिखा दो। ये हाइड्रोनियम आयन है और ये हाइड्रोजन आयन है, यानी ये क्या नहीं रह सकते, ये कभी भी स्वतंत्र नहीं रह सकते। इसलिए आपको है इसे H धन आयन या हाइड्रोनियम आयन के द्वारा है वो इसे दर्शाना चाहिए। ये हाइड्रोनियम आयन हो गया और ये हाइड्रोजन आयन हो गया। फिर उसके बाद नेक्स्ट है कि हमने देखा कि अम्ल जल में हाइड्रोनियम अथवा हाइड्रोजन आयन प्रदान करता है। आइए देखें कि किसी क्षारक को जल में घोलने पर है वो क्या होता है। यदि किसी क्षार को जल में घोल लें उस कंडीशन में क्या होता है, यानी तो देखते हैं। ये NaOH है यानी कास्टिक सोडा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है। यदि इसमें पानी मिलाते हैं तो ये Na+ आयन और OH ऋणायन के रूप में है वो टूट जाता है। ये किस में टूट जाएगा, जैसे ही आप ये NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड कास्टिक सोडा है, आप इसमें पानी मिलाते हैं तो ये Na+ आयन में और प्लस OH ऋणायन के अंदर है वो आयनित हो जाता है। इसी इसी प्रकार KOH है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, वो भी K+ और OH ऋणायन में। और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, ये भी Mg2+ और OH ऋणायन के अंदर है वो आयनित हो जाता है। फिर उसके बाद है कि क्षारक जल में हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करते हैं। जल में घुलनशील क्षारक को क्षार कहते हैं। यानी अम्ल है वो तो क्या करते हैं, अम्ल को यदि आप पानी में मिलाते हैं तो वो तो देंगे हाइड्रोजन आयन देंगे, और जबकि यदि आप क्षार को जल में मिलाते हैं तो वो हाइड्रोक्सिल आयन है वो देंगे यानी OH ऋणायन। ये दोनों देंगे किसके साथ, यदि आप इन्हें जल में मिलाते हो तभी देंगे, वरना ये आयनित है नहीं होते हैं। और जल में घुलनशील क्षारक को क्षार कहते हैं। आगे देखते हैं। आगे है कि सभी क्षारक जल में घुलनशील नहीं होते। जल में घुलनशील क्षारक को क्षार कहते हैं। यानी कुछ क्षारक ऐसे होते हैं जो जल में नहीं घुलते हैं उन्हें क्षार नहीं कहते हैं, जो जल में घुलते हैं उन्हें क्षार कहते हैं। इनका इनका स्पर्श साबुन की तरह होता है। ये क्षार के क्या है गुणधर्म मान लो, स्पर्श करने पर साबुन के जैसे चिकने होते हैं, स्वाद में कड़वे होते हैं क्षार, प्रकृति संक्षारक होती है, इन्हें कभी भी छूना या चखना नहीं चाहिए क्योंकि ये हानिकारक होते हैं। सारणी 2.1 में कौन से क्षारक है और कौन से क्षार हैं। उसके बाद जो आगे है वो है आपके कि अब आप जान चुके हैं कि सभी अम्ल हाइड्रोजन आयन तथा सभी क्षारक है वो हाइड्रोक्सिल आयन उत्पन्न करते हैं। जैसा कि ये इंपॉर्टेंट बात है कि जो अम्ल है वो हाइड्रोजन आयन और क्षारक है वो हाइड्रोक्सिल यानी OH ऋणायन है वो उत्पन्न करते हैं। अतः हम उदासीनीकरण अभिक्रिया को निम्नलिखित रूप से व्यक्त कर सकते हैं। जैसे ये है, जल का निर्माण हो रहा है यानी उदासीनीकरण, इससे पहले वाले वीडियो में पढ़ी थी। अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया कर लवण और जल का निर्माण करते हैं। आगे है, आइए देखें कि अम्ल या क्षारक में जल मिलाने पर होता क्या है। तो क्रियाकलाप जो 2.10 है वो क्या कह रहा है कि एक बीकर में 10 ml जल लीजिए, आप 10 ml पानी लीजिए, उसमें सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल यानी H2SO4 को डालकर बीकर को धीरे धीरे हिलाइए। बीकर के आधार को आप स्पर्श करिए यानी उसके पैंधे को आप छूइए। क्या आपके तापमान में कोई परिवर्तन आया। यह अभिक्रिया क्या ऊष्माक्षेपी है या ऊष्माशोषी। ऊष्माक्षेपी ऊष्माशोषी को पहले लेसन में हमने अच्छे से समझा है। ऐसी अभिक्रिया जो ऊष्मा का उत्सर्जन करे वो ऊष्माक्षेपी है, जो ऊष्मा का अवशोषण करे वो ऊष्माशोषी है। आगे है, उपयुक्त क्रियाकलाप को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ दोहराइए। आपने अपने प्रेक्षण को है वो साथ में लिखिए कि क्या होता है। तो आगे है कि जल में
अम्ल या क्षारक के घुलने की जल में अम्ल या क्षारक के घुलने की प्रक्रिया अत्यंत ऊष्माक्षेपी होती है। यदि पानी के अंदर अम्ल या क्षारक घुलता है तो वह अत्यंत ऊष्माक्षेपी है, अर्थात ऊष्मा का उत्सर्जन करता है। यदि जल में अम्ल और क्षारक घुलते हैं तो वो ऊष्मा का उत्सर्जन करते हैं। जल में सांद्र नाइट्रिक अम्ल, तो दोस्तों आप नाइट्रिक अम्ल का है वो रासायनिक फॉर्मूला है, कमेंट कीजिएगा कि क्या होता है। या सल्फ्यूरिक अम्ल को मिलाते समय अत्यंत सावधानी रखनी चाहिए। अम्ल को सदैव धीरे धीरे तथा जल को लगातार हिलाते हुए जल में मिलाना चाहिए। सांद्र अम्ल में जल मिलाने पर उत्पन्न हुई ऊष्मा के कारण मिश्रण असफलित होकर बाहर आ जाता है, मतलब ऐसे उफन कर बाहर आ सकता है, आप जल सकते हैं। साथ ही अत्यधिक स्थानीय ताप के कारण प्रयोग में उपयोग किया जा रहा कांच का पात्र भी है टूट जाता है। यानी जैसे मतलब वो गर्म हो रहा है, जो कांच का पात्र है वो गर्म हो रहा है, तो उसके वजह से वो कांच का पात्र है टूट सकता है, दुर्घटना हो सकती है। तो इससे अच्छा आप टेम्परेचर नॉर्मल हो और उस अम्ल को गिलास के अंदर डालते समय गिलास को हिलाते रहिए। सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के डिब्बा तथा सोडियम हाइड्रोक्साइड की बोतल पर चेतावनी के चिन्ह है पर ध्यान दीजिए, जो चेतावनी लिखी रहती है वो आप ध्यान से पढ़िए। आगे है कि जल में अम्ल या क्षारक मिलाने पर आयन की सांद्रता में प्रति इकाई आयतन में कमी होती है। इस प्रक्रिया को तनुकरण कहते हैं। तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है कि तनुकरण है वो किसे कहते हैं। यानी यदि आप जल में अम्ल या क्षार मिलाते हैं तो उसके आयनों की सांद्रता में क्या होती है, आयतन में कमी होती है। जल के अंदर यदि आप अम्ल या क्षार मिलाते हैं तो उसकी जो आयनों की जो सांद्रता होती है उसमें प्रति इकाई आयतन में क्या होती है, कमी होती है। और ये कमी ही क्या कहलाती है, अर्थात ये जो प्रक्रिया है वो क्या कहलाएगी, तनुकरण। तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट आप ध्यान रखिएगा, तनुकरण किसे कहते हैं। यदि जल के अंदर अम्ल और क्षार मिलाते हैं तो उसका आयनों की सांद्रता में प्रति इकाई आयतन में कमी होती है। यह प्रोसेस क्या कहलाती है, तनुकरण कहलाती है। एवं अम्ल या क्षारक तनुकृत होते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में है वो हम इतना ही देखेंगे, इसका आगे का भाग है वो नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने सुझाव व कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों के बीच इसे शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। जय हिंद, जय भारत।